हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। ईबीएस या फिर पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम 25 से 30 टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट एग्जाम के अंदर। और ये फैक्ट आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी बुक से मैं लेकर के आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक फैक्ट को आप ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ किसी चीज में आप लिखते जाइएगा जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। पहला टॉपिक है कैसे पहचाना साथी को। इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, अलग अलग जो जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, अपने साथी को कैसे पहचानते हैं, तो उसके बारे में ये पॉइंट लिखे हैं। नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उनकी पहचान करते हैं। कैसे उनकी गंध के द्वारा पहचान कर लेते हैं। अगला है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, तो उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। मच्छर हमें शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। और सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पर विकल्प देंगे केवल ए बी सी और ए बी सी डी, इस तरीके से 1 2 3 4 विकल्प दे देंगे और हमें चुनना पड़ेगा। यहाँ पे कोई छोटी छोटी चीजें बदल देते हैं, जैसे कई किलोमीटर की दूर की जगह पे कई मीटर दूर, या फिर कई और यहाँ पे आंकड़े बदल देते हैं। और मलमूत्र की जगह यहाँ पे पसीना या फिर कुछ कोई भी चीज लिख देंगे, तो जिससे आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। इसीलिए इनको, इन जो पॉइंट है इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है कैसे दिखा। अब आंखों के बारे में कुछ फैक्ट लिखे हैं, उनको भी आप ध्यान से देखिएगा। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन आया था जो अभी शायद स्लाइड है, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं तो पक्षियां क्या करते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर क्या कर सकते हैं, एक ही समय पर फोकस डाल सकते हैं। लेकिन जब वह सामने देखेंगे तो एक ही वस्तु पर वह एक ही चीज को देख पाएंगे। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आस पड़ोस में देखते हैं। आप जब भी पक्षी को देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि वह अपनी गर्दन को यहाँ वहां घुमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी जो आंखों की पुतली है वह नहीं घूम पाती, तो उन्हें पूरी गर्दन को घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। तो सभी चिड़ियों की अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, तो सभी चिड़ियों की नहीं होती। हमने इसमें देखा है कि ज्यादातर पक्षियों की होती हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चिड़िया 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह अलग अलग चीजों पर दृष्टि डाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा S1 और S2 दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पॉइंट को मैं लेके आया हूं, तो ये आपके लिए सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। फिर कैसे दिखा से यहाँ पे एक और 2 फैक्ट लिखे हैं। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसको स्पष्ट रूप से याद कर लें। ये यहाँ पे याद करने वाली चीज है कि वह, उनकी जो दृष्टि है वह हमसे 4 गुना अच्छी होती है। जिस चीज को हम 2 मीटर दूर से देख पाते हैं वह हमसे 8 मीटर की दूरी से उस चीज को देख सकते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आगे वाली परीक्षा में हो सकती है। तो एक चीज और है, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला देखी होगी आपने, मेरे चैनल पर चल रही है, जिसमें हम सीडीपी के, ईबीएस के और मैथ से हिंदी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो यदि आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो देख सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा देखा है जब अलग अलग ईयर के पेपर उठा के देखा तो जैसे के तैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक दूसरे एग्जाम में।
तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे भी एक जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये आपके सीटेट के अंदर आया हुआ प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। पहला है कौवा और उल्लू, चील और गिद्ध, कलचिड़ी और गरुण और बसंत गौरी और कौवा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स चील और गिद्ध। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है चील, बाज और गिद्ध, ये 3 प्राणी हैं, इनकी जो दृष्टि होती है हमसे 4 गुनी बेहतर होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, कितने तेज कान हैं। कान के बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाते हैं। लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर और चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, किस तरीके से पशु पक्षी अपने साथियों को पहचान पाते हैं कान के द्वारा। अगला है कान के बारे में और फैक्ट दिए हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज निकाल सकते हैं। मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मछली अपने साथियों को खतरे की चेतावनी किस तरीके से देगी, तो बिजली तरंगों के माध्यम से वह देगी। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। इसके बारे में एक फैक्ट दिया है आपका, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। तो यह घटना थी दिसंबर 2004 की। फिर डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। तो ये डॉल्फिन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, सोने के बारे में आपसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं पूछे जाते हैं। बहुत से जानवर खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। जैसे सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां गुम हो जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। फिर है स्लॉथ के बारे में एक फैक्ट, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते। यहाँ पे स्लॉथ के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का चयन कीजिए। तो इस तरीके से ये कथन दे दिए जाएंगे और ये आपके जो आंकड़े दिए हैं इनको बदल दिया जाता है और पूछा जाता है सही कथन को चुनिए। तो इनको ध्यान से देखिएगा और इनको नोट करते जाइए कि सही चीज में। देखिए, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते। ये दिन के करीब 17 घंटे उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगला है, जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के इनके पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जहां जहां ये गोले लगाए हैं मैंने, यहाँ के ये आंकड़े आपको ध्यान रखने योग्य हैं, नहीं तो एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं जो स्टेप को या इन्हीं जो पॉइंट को बदल देता है। यहाँ 17 के 18 घंटे कर देगा, 40 से 45 वर्ष कर सकता है, या सप्ताह में 2 बार या 2 सप्ताह में 1 बार, इस तरीके से आंकड़ों को बदल सकता है, जिससे आप भ्रमित हो सकते हैं। नेक्स्ट है बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं
और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाघ को शिकार करने में उनकी मदद नहीं करता। तो उसका आंसर वहां था गुर्राना। ऑप्शन में गुर्राना भी लिखा था और नहीं वाले को चुनना था, तो उसका आंसर वहां पे वह था। आगे का जो पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। इनका इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ को मूत्र की गंध को झट से पहचान लेते हैं, फिर इस इलाके में घुसना है या नहीं यह बाघ की मर्जी होती है। बाघ के संबंधित और भी फैक्ट हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज का प्रयोग वह करता है। कहीं कराहना तथा कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता है। ये आंकड़ा आप याद कर सकते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। तो ये बाघ से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट है एनसीईआरटी के अंदर। नेक्स्ट है बाघ। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बाघ से संबंधित। बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? तो संवेदनशील गलमुच्छे ये मदद करते हैं। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति ये भी मदद करते हैं। सुनने का तीव्र आभास ये भी मदद करता है। जो मदद नहीं करता वह ऑप्शन 3 में आप देख सकते हैं, जोर की गर्जना। नेक्स्ट, हाथी को उनके दांतों, गैंडों को उनके सींग, शेर और मगरमच्छ सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। पूछ लिया जाता है कि हाथी के किन चीज के लिए मारा जाता है, तो दांतों के लिए, गैंडों को सींग के लिए, शेर मगरमच्छ सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है। हिरण को कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए उसके लिए मार दिया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप ये आपको पसंद आ रहे होंगे। इसी तरीके से वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नांग गुम्फन से। ये नांग गुम्फन एक ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से ये जो है बनाया जाता है, जो आपका गुजरात में देखने को मिलता है। और यहाँ पे कालबेलिया डांस भी फेमस होता है। फिर फैक्ट है आपका बीन, तुम्बा, खंजरी ये तीनों बाजी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है भारत में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा समूह भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों का है? तो उसका आंसर था नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ये 4 नाग हैं, ये 4 सांप हैं जो आपके भारत में पाए जाते हैं और जहरीले सांपों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से हैं? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। नेक्स्ट, अब घटपर्णी पौधे के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये यहां से पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में घटपर्णी पौधा कहां पर पाया जाता है? भारत में कहां पर पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। तो इसको इंपॉर्टेंट तरीके से देख सकते हैं। आगे भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को शिकार करते हैं। इन्हें निपेंथिस कहा जाता है और सबसे ज्यादा मशहूर हैं ये। ठीक है, ये घटपर्णी पौधे इनको भी कहते हैं। निपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर नाम इनमें से है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, इसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर लीजिए और कहीं पर नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा था घटपर्णी या निपेंथिस
जो चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मेघालय। कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर लिख सकते हैं। कौन कहां से आया, ये भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मिर्च को कहां से लाया गया था भारत के अंदर। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, उनके बारे में दिया गया है। जैसे मिर्च पुर्तगाली व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लेकर के आए थे। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि मिर्च को कहां से लाया गया था? दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। और किसके द्वारा? पुर्तगाली व्यापारी के द्वारा मिर्च को भारत में लाया गया था। आलू, टमाटर, अमरूद, मूंगफली ये सभी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में आए हैं। भिंडी और काफी ये अफ्रीका के द्वारा लाए गए हैं। गोभी और मटर ये यूरोप से हमारे देश में आए हैं। चाय असम की उपज होती है। सोयाबीन चीन से आया है। और बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी ये सब भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मृत सागर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से पूछा जाता है कि सब ऐसा कौन सा सागर है जिसमें हम लेट सकते हैं, उसमें डूबते नहीं हैं, और क्यों नहीं डूबते ये भी पूछा जाता है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। तो यहां से पूछा जाता है कि लगभग 30% नमक जो डेड सी है या फिर मृत सागर है, इसके पानी में नमक पाया जाता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपका मृत सागर के बारे में। फिर दांडी यात्रा के बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यह घटना 1930 की है, भारत की आजादी से पहले। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्री तट पर एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके दांडी यात्रा के बारे में। नेक्स्ट है अलबरूनी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलबरूनी कहां से हमारे देश में आया था और इसके द्वारा किन चीज की तारीफ की गई थी। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान से देखिएगा। 1000 से भी ज्यादा साल पहले अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत की यात्रा पर आए थे। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से यहाँ पे अलग लगी थी उन चीज के बारे में उन्होंने विशेष तौर पर लिखा था। तालाब के बारे में अलबरूनी ने कहा, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। तो ये तालाब के बारे में किसके द्वारा लिखा गया? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि यह कहाँ से आए थे, और ये भी पूछा जाता है कि अलबरूनी कौन थे। इनके लिए इनके 100वीं वर्ष का 1000वीं साल पूरे होने पर टिकट जारी किया गया था, जो 1973 में छपी थी, जब इनके जन्म के 1000 साल पूरे हो गए थे। तो ये अलबरूनी का टिकट छपा हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है बावड़ी। बावड़ी से आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान में कई इलाके में देखने को मिलती हैं। तो कहाँ किस इलाके में देखने मिलती हैं? तो राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलती हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। इसका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। बावड़ी में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिलों तक जाती हैं। लोग पानी
ऊपर से खींचने की बजाय खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसीलिए कुछ लोग इन्हें सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन चुका है आपका सीटेट एग्जाम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बावड़ी का। फिर मलेरिया और मच्छर के बारे में। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छर के काटने से होते हैं। इस तरीके से ऑप्शन दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे, फिर उसका सही आंसर चुनना था। तो यहाँ से याद कर सकते हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में चिकुना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। और रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट एग्जाम के अंदर। एनीमिया से पूछा जाता है, यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों की खाने की सलाह दी जाती है। एनीमिया के शिकार बच्चों की शारीरिक दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है, जिससे उनका विकास बाधित होता है और उनमें फुर्ती कम होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके एनीमिया के बारे में। फिर बुर्ज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यह दीवार का एक गोलाकार हिस्सा है जो बाहर निकलता है और ये दीवारों से ऊंचे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए थे, तो उसको बोला जाता है क्या, बुर्ज। तो इसको याद रख सकते हैं। बुर्ज की जो विशेषताएं होती हैं वो यहाँ पे हैं। बुर्ज में बड़े बड़े छेद बने होते हैं। बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में मदद मिलती है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है किसके बारे में, बुर्ज के बारे में। नेक्स्ट है जमीन से खजाना। अब पेट्रोलियम उत्पाद के लिए एक टॉपिक दिया है, जमीन से खजाना। तो क्या क्या पेट्रोलियम उत्पाद जमीन से निकलता है उसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट है। तेल जमीन के अंदर गहराई में मौजूद होता है, जिसे पाइप और मशीनें डालकर ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीजें, जैसे इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए इन्हें तेल रिफाइनरी में भेजा जाता है। इसी तेल से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए भी ईंधन मिलते हैं। एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी यहीं से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बन चुका है, आप इसको देख सकते हैं। ईबीएस की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, वहां से इनके क्वेश्चन आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। हम डेली बेसिस पर 30 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके ईबीएस के और 15 क्वेश्चन ईबीएस पेडागोजी के होते हैं। तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो लेह लद्दाख के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान दिखाई देता है। तो ये एक फैक्ट है। लेह में घरों को 2 मंजिला बनाया जाता है। इन्हें पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। उन पर मिट्टियों और चूने से पुताई की जाती है। अंदर से घर छप्पर लगता है। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई होती है। सीढ़ियां लकड़ी की होती हैं। ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं तथा नीचे की मंजिलों पर जानवरों के रहने के लिए जगह होती है और जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं नीचे की मंजिल पर। सर्दी के दिनों में अक्सर लोग नीचे की मंजिलों पर जानवरों के साथ ही रहते हैं। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती तथा छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत उन्हें ठंड से बचाते हैं। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट थे आपके लेह लद्दाख के बारे में। फिर चांगपा जनजाति के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट है। ये चांगपा घुमंतू लोग होते हैं। इनके झुंड में लगभग 5000 लोग रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में यह घूमते रहते हैं, यहाँ से वहां। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर होता है।
चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा नरम और उतने ही ज्यादा होते हैं। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इनके टेंट को बोला जाता है रेबो। भीड़ रखने की जगह होती है लेखा। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। फिर है रेबू। ये कहलाता है रेबू, जो चांगपा का क्या होता है, घर होता है। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लिया जाता है। ये मजबूत और गर्म होती हैं। इन पट्टियों को 9 डंडियों के सहारे जमीन पर बांध लिया जाता है। इसका आकार एक कमरे जितना बड़ा होता है। यह लकड़ी के 2 बड़े डंडों के सहारे खड़ा किया जाता है। चूल्हे का धुआं बाहर निकालने के लिए बीचों बीच एक खुला छेद इसमें छोड़ दिया जाता है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है रेबो के बारे में। नेक्स्ट है पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम चला जाता है, लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पश्मीना शालों की बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। एक बुनकर लगभग 250 घंटे बुनाई करके एक साधारण पश्मीना शाल तैयार कर पाता है। तो ये फैक्ट थे आपके पश्मीना शॉल के बारे में। नेक्स्ट, डल झील के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। डल झील में नावों को शिकारे कहा जाता है। ये होते हैं शिकारे। ये जो नाव हैं डल झील में, अलग अलग सुंदर सुंदर नाव उसके ऊपर होती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, शिकारी। फिर बात करते हैं श्रीनगर की। और श्रीनगर में बाहर से आए हुए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फीट तक लंबे होते हैं और इनकी चौड़ाई 8 से 9 फीट तक होती है। तो ये कहलाते हैं आपके हाउस बोट। ये है शिकारा जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट के बारे में, और कई घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खतबंद है जो जिंगसा पजल जैसा दिखता है। ये होती है खतबंद। ये जो है आपके घरों की छतों पर देखने को मिलती हैं। इसको आप याद रख सकते हैं। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। तो ये कहलाते हैं डोंगे। ये कहां पर मिलेंगे आपको, डल झील और झेलम नदी के ऊपर। नेक्स्ट है, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियां। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। तो ये होती हैं इस तरीके से दिखाई देंगी आपको श्रीनगर में। इन्हें डब कहा जाता है। ये कहलाते हैं क्या, डब। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। तो ये श्रीनगर के जो घर हैं उसकी विशेषताएं होती हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाया जाता है। ये घर आपको पत्थर, ईंट और लकड़ी के द्वारा बनाए गए हैं। घरों के दरवाजों, खिड़कियों की डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कहलाते हैं मेहराब। इस तरीके से ये मेहराब बने होते हैं। कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है जंगल अधिकार कानून। इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट, जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। ये बोलता है कौन, 2007 का कानून। कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब होता है जंगल, जो कहां पर बोली जाती है, झारखंड में यह भाषा बोली जाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। झूम खेती के बारे में है, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह को जो बांस या जंगल उगाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर
जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके झूम खेती के अंदर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के जो फैक्ट हैं अगली वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। और यदि आपको किन फैक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो मेरी सीडीपी की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चल रही हैं और ईबीएस की क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चल रही है, उसको आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो चीजें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पर इंपोर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी आपके सीटेट एग्जाम के लिए डेली बेसिस पर। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द ही मिलेंगे इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।